नमस्कार, इतना स्वदेश में कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनागिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल के लिए भारतीय बाजारों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है, वो कौन से शेयर है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में जो सवाल शेयर्स हैं उस पर अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे में चर्चा होगी। चूंकि ये शो आपका है तो इस शो में आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपके पास जो भी शेयर है, जिस भाव पे आपने लिया, ये तमाम जानकारी जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो ईट नाउ स्वदेश के पेज पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए ट्विटर और फेसबुक पे। वहाँ केकेटी यानी कल की तैयारी लिखना है आपको, उसका स्पेस देना है और फिर अपना सवाल आपको भेज देना है। एक और तीसरा तरीका है और वो और बेहद आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को आपको देखना है। वहाँ शो देख सकते हैं, तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे कई सारे ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में उसके जवाब वहाँ आपको सुनने को मिल सकते हैं। वहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं, वहाँ से भी हम सवाल लेंगे और जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए। वैसे आज बाजार का मूड देखिए तो कहीं ना कहीं लगातार दूसरा सत्र था जब हमने बाजार में दबाव बनते हुए देखा। क्योंकि आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी तो हमने निफ्टी बैंक में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा। सबसे पहले निफ्टी बैंक के मैं चार्ट को दिखाऊं तो उससे आपको समझ में आया कि आज हुआ क्या। आज निफ्टी का जो हाई है 47,798 का हाई है, यानी कि 47,800 के लेवल को नहीं पार कर पाया। 47,481 का लो है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 47,481 का लो बनाने के बाद वहाँ से हमने एक पुल बैक रैली देखी, या कह सकते हैं कि एक पुल बैक हम वहाँ से देखने को मिला। लेकिन समस्या कहाँ थी? किसने निफ्टी बैंक के मूड को ख़राब किया या निफ्टी बैंक को चलने नहीं दिया? वो आप देखिए, वो निफ्टी है। निफ्टी में हमने देखा कि आज गिरावट देखने को मिली, खासतौर पर 21,677 का हाई था, 21,500 का लो बनाया। यानी कि 500 के स्तर को तो कहीं ना कहीं इसने होल्ड किया, एक अच्छी बात है। लो बनाया लेकिन उसको होल्ड किया। अब निफ्टी दिन के निचले स्तर पे बंद हुआ और आप देखेंगे बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास करीब बंद होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी, आखिर निफ्टी इतना गिरा क्यों, इसको समझिए। आईटी इंडेक्स का चार्ट दिखाइए। आईटी शेयरों में आज सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला था और उसके वजह से ही निफ्टी का मूड खराब हुआ। तमाम आईटी स्टॉक्स देखे, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब में दबाव देखने को मिला और उसकी वजह से ही हमने देखा कि आईटी इंडेक्स दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ 2.5% गिरावट के साथ, और इसका असर कहीं ना कहीं आईटी शेयरों पर देखने को, निफ्टी पर देखने को मिला है। हालांकि आज के ट्रेड में आप देखेंगे कि खासतौर पर एक और इंडेक्स था जिसमें गिरावट के बजाय तेजी देखने को मिलती। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स दिखाइए। एक तरफ आईटी में दबाव था तो रियलिटी इंडेक्स हाई बीटा सेक्टर देखिए, वहां तेजी देखने को मिल रही थी और कई स्टॉक्स निफ्टी रियलिटी के देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुए, करीब 1% ज़्यादा की मजबूती। और रियलिटी स्टॉक्स में आज के ट्रेड में हमने देखा शोभा डेवलपर जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आईटी में जैसा कि मैंने बताया, निफ्टी आईटी के 10 शेयर में गिरावट थी तो निफ्टी रियलिटी के कह सकते हैं कि अधिकांश शेयर में आज के ट्रेड में खरीदारी का रुझान ही देखने को मिला, मजबूती देखने को मिली। चाहे शोभा हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, प्रेस्टीज स्टेज जैसे स्टॉक्स हो, वहाँ देखने को मिला। अब एक स्टॉक और देखिए, लास्ट के आधे घंटे में खबर आई बाईबैक को लेके और उसकी वजह से हमने देखा बजाज ऑटो में आज के ट्रेड में एक शानदार रैली देखने को मिली और वो भी कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो इंडेक्स के ऊपर खिंचता हुआ दिखा, मजबूती देखने को मिली। एक इंडेक्स और था जिसमें आज थोड़ा कमाल देखने को मिला, फार्मा शेयरों में देखिए आज खरीदारी देखने को मिली। पिछले साल 2023 का एक शेयर जिसने बहुत अंडर परफॉर्म किया, उसने साल की शुरुआत में कमाल किया, बायोकॉन को देखिए, शानदार रैली देखने को मिली आज के ट्रेड में। कह सकते हैं कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स का टॉप गेनर था, एक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखा, मजबूती देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि खरीदारी देखने को नहीं मिला, बाजार में दबाव है, दिग्गज शेयरों में दबाव देखने को मिला, पर्टिकुलर सेक्टर में दबाव देखने को मिला। चूंकि उसका वेटेज ज़्यादा है इसलिए आपको दबाव ज़्यादा दिख रहा हो, लेकिन कई सारे छोटे मझोले शेयर हैं वहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कई से शेयर है जो बहुत टूट चुके हैं पहले, उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी देखने को, उसका एग्जांपल आपको सामने बायोकॉन दिख भी रहा होगा। ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए? सीधे चलते हैं अपने जानकारों के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से बाजार पे अब उनका नज़रिया क्या है। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं और ब्लू ओशियन के आशीष महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार। आशीष से शुरुआत आपके साथ ही करूँगा। कोई चिंता की बात? 2 दिनों में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, ये तो अच्छा है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, अच्छा है, थोड़ा मुनाफा वसूली हो रही है तो आपको स्टॉक्स नीचे लेने का मौका मिल रहा है। पर इम्पोर्टेंट बात ये यदि आप देखें तो जो आज मेजर गिरावट का रीजन था, जैसे आप कमेंट्री में बोल भी रहे थे कि आईटी स्टॉक्स के कारण से गिरे, और आईटी स्टॉक्स का जो वेटेज निफ्टी में करीब 17% का है और वो इंडेक्स आज 800 पॉइंट गिरा, मतलब 2.5% के आसपास की वहां गिरावट रही। तो उसके कारण से जो इंडाइसेज है उसमें गिरावट देखने को मिली। अदरवाइज यदि आप अक्रॉस द बोर्ड देखें तो मिड कैप इंडेक्स हो या स्मॉल कैप इंडेक्स हो, वो ग्रीन में बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है और रियलिटी, फार्मा, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, सारे इंडेक्सेस जो इंडाइसेस हैं वो ग्रीन में है।
तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक सेक्टर स्पेसिफिक फॉल था, क्योंकि आप जो नैस्डैक में एक बड़ा फॉल आया था 200 पॉइंट का, उसको मिरर कर रहे थे। बट अंडर करंट जो बाजार की है, मेरा मानना है अभी भी बुलिश। तौर पे अंडर करंट बाजार का मजबूती का, और वही जो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी अगर 2 कदम पीछे आ रहा है तो तैयार हुई, हो सकता है 3 कदम आगे बढ़ता हुआ भी दिखे। आदित्य, आपकी तरफ से मैं सिर्फ सपोर्ट और स्टॉप लॉस निफ्टी और बैंक निफ्टी का और रेजिस्टेंस आप बता सकते हैं? बिल्कुल। वेरी गुड आफ्टरनून मनीष जी। और मेरा भी मानना है कि बाजार का अंडर करंट काफी तेजी वाला है, काफी बुलिश ट्रेंड है। तो जो सपोर्ट बैंक निफ्टी का बन के आ रहा है वो आ रहा है 47,500, और उससे पहले 48,000 का है। तो ये दो सपोर्ट काफी अहम है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद वापस बाजार में तेजी हो सकती है और वापस एक बार हम 49,000 टेस्ट करने जा सकते हैं। तो सीधे तौर पे ये स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है आदित्य ने बताया कि यहाँ से थोड़ी गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके के तौर पे उसको देखिए मजबूती देखने को मिल सकती है। बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। मिहिर का सवाल है, समर्थन मदरसन पर उन्होंने सवाल पूछा है। 10 शेयर उनके पास है 104 रुपये के भाव पे। हमने देखा है कि शेयर में जो है एक अच्छी रैली देखने को मिली थी इस साल, खासतौर पे करीब 40-42% का रिटर्न देखने को मिला। 2023 की बात करो, अब तो हम 24 में आ चुके हैं। आशीष जी, क्या राय होगी इस शेयर पे? देखिए, मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। जरूर एक निवेशक की तरफ से जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने स्टॉक में से एग्जिट करने की बात की है। पर मुझे लगता है कि जो चूंकि ऑटो एज अ सेक्टर काफी अच्छा उसमें रुझान बना हुआ है और कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छा कर रही है, तो कभी भी इस टाइप का यदि कोई ब्लॉक होता है जहाँ पे 10-12 हजार करोड़ का डील का साइज की बात की जा रही है, तो शायद हमेशा के गिरावट पे मौका रहेगा इस स्टॉक को बाय करने का। 95 का लेवल एक अच्छा लेवल आपके लिए और एवरेज करने का रहेगा, और स्टॉक में आप बने रहिए। मुझे लगता है 120 से 125 के लक्ष्य भी आपको अगले 6 महीनों में देखने को मिलेंगे। तो शेयर में बने रहिए मिहिर जी, 125 से 130 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगला सवाल नेहा चौधरी जी का है, उत्तर प्रदेश से उन्होंने सवाल भेजा है। पीसीबीएल के शेयर है, 1000 शेयर के पास है 280 रुपये के भाव पे। 2023 में हमने देखा था इस शेयर में करीब करीब जो है 90% का आसपास का रिटर्न देखने को मिला। अप्रैल से एक तेजी की शुरुआत हुई थी जब 125 से ये 275 तक पहुंचा था। हालांकि इनका खरीद भाव से शेयर नीचे आ गया है, क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए नुकसान हो रहा है इनको। आदित्य, क्या राय होगी? देखिए, स्टॉक का ट्रेंड बुलिश बना हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बेहतरीन तेजी देखने को मिली वो बेहतरीन तेजी वापस कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि जब तक स्टॉक 240 250 पे सपोर्ट ले रहा है तब तक एक पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक ऑलमोस्ट 270 280 वापस रीटेस्ट करने जाए। तो ट्रेंड मैं मानता हूँ यहाँ पे अभी भी बुलिश बना हुआ है। ट्रेंड अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना हुआ है, आप बने रह सकते हैं इस शेयर में। जो अगला सवाल है, अशोक मक्कर जी का सवाल है। आरबीएनएल के 300 शेयर उन्होंने लिए हैं 172 रुपये के भाव पे। 2023 का कह सकते हैं कि स्टार परफॉर्मर शेयर था आरबीएल, और इसमें हमने एक बड़ी रैली देखी थी। खासतौर पे 75 से शेयर जो है 200 के जोन तक भी पहुंचता हुआ दिखा था। क्या राय होगी आशीष सर इस पे आपकी? आरबीएनएल एक सबसे पहले तो मैं रेलवे सेक्टर पे काफी बुलिश हूँ, और रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक है उन्होंने काफी बेहतरीन रिटर्न भी दिया है। और रेलवे विकास निगम लिमिटेड यहाँ की प्रोमिनेंट कंपनी है। अभी भी मेरा मानना है 37-38 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी जो मोनोपोली सेक्टर में है, और इसके अलावा उन्होंने जो पावर ट्रांसमिशन में भी डाइवर्सिफाई किया है, ब्रिजेस में भी डाइवर्सिफाई किया है, तो वो काफी जो उनका पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है। पर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए वो काफी अग्रेसिवली बिड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि एक साल का लक्ष्य यहाँ पे रखा जाए तो 250 से 275 के लक्ष्य भी आराम से आएंगे, और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा, मुझे लगता है 10 रुपए की डाउन साइड मैक्सिमम होगी वर्स्ट केस में। तो स्टॉक में बने रहिए, और नए निवेशक इस स्टॉक को एक 2024 के यदि पूरे पीरियड के लिए होल्ड कर पाए तो एक बेहतरीन पे कभी भी। तो कहीं ना कहीं और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अशोक जी, आपके लिए राय आते हुए अगला सवाल जो है इंद्र जी का है। मेरठ से एपीएल अपोलो के 21 शेयर के पास है 1650 रुपये के भाव पे। इस शेयर ने हमने एक अच्छी रैली दिखाई है पिछले कुछ सालों में देखे तो। एपीएल अपोलो को लेकर क्या राय होगी आपकी आदित्य? देखिए, अभी स्टॉक में काफी नरमी है, और अभी स्टॉक ऐसा लगता है कि एक ओवरबॉट जोन में आ चुका है और कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ऊपर के लेवल से।
तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। ऑल्दो एक रिबाउंड ट्रेड हो सकता है टुवर्ड्स 1600 या 1650, बट एक स्टेलर रैली के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। इसमें बड़ी की तेजी 1800 के ऊपर ही बनेगी, अदरवाइज थोड़ा सा चांसेस कम है। आप दूसरे मेटल काउंटर्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और अदर काउंटर्स जहां पे बड़ी तेजी की संभावना है। डिस्क्लोजर हमने मेटल स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए, तो एक बार आप फिर से एनालिसिस करके एक डिसीजन लें। तो इंद्र जी, आपकी राय आपके पास सही है कि ये 1650 1600 तक ही जाएगा शेयर, ऐसा मान रहे हैं आदित्य। आप चाहें तो वहाँ पे आप एक बार के लिए पहुँचता है तो आप निकल जाइए, फिर दूसरे शेयर में मेटल में ही अगर एपीएल अपोलो को छोड़ के आप किसी और में स्विच होना चाहते हैं तो जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स देख सकते हैं। अगर ये स्टॉक्स आपको जैसे ये सेक्टर पसंद नहीं आ रहा तो थोड़ी देर में वीआईपी स्टॉक्स हमारे जानकार बताएंगे, आप उसमें भी स्विच कर सकते हैं। अगला जो सवाल है संजय कोटशंकर जी का है। बीईएल के शेयर है, 200 शेयर उनके पास है 180 रुपये के भाव पे। ये भी, इस शेयर में भी हमने देखा आशीष जी, इस साल करीब करीब 80-82% का रिटर्न देखने को मिला। इस साल ही मतलब बीते साल 2023 में, इस साल तो अभी शुरू हुआ है। क्या राय होगी बीईएल को लेके? मेरी बने रहने की सलाह रहेगी। मैं डिफेंस सेक्टर भी मेरे एक फेवरेट पिक है, और ये जरूर थोड़ा स्लो एंड स्टडी रहा पिछले कुछ सालों पर फिर भी लास्ट ईयर तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है बीईएल के स्टॉक ने, और आगे भी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। मुझे लगता है जिस हिसाब से गवर्नमेंट के ऑर्डर इस पर्टिकुलर सेक्टर में आ रहे हैं, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अलावा जो एक्सपोर्ट मार्केट है बीईएल जैसी कंपनी ने डेवलप किया है, तो उसका लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे बने रहने की सलाह है। लक्ष्य इस साल में करीब 250 रुपए का रहेगा। तो सीधे तौर पे बीईएल पे बने रही संजय जी, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 250 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। सुदेवन जी का सवाल है सोनाटा सॉफ्टवेयर पे। ये सवाल भी आशीष जी मैं आपसे ही लूँगा। 100 शेयर के पास है 730 रुपये के भाव पे। आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है कि पिछले साल की शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आईटी शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिली। वापस से आईटी स्टॉक्स में पिछले 2 दिनों में जो है कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिला, खासतौर पर आज के सत्र में तो काफ़ी तेज गिरावट थी। सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेकर क्या राय होगी? ये शेयर भी 300 से करीब 800 850 तक के जोन तक गया था, अब लगातार कमजोर हो रहा है बीते 3 सत्रों से। होल्ड करें? 730 का खरीद भाव है इनके पास। देखिए, फंडामेंटली तो कहीं कोई चैलेंज नहीं है स्टॉक में। देखा जाए तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी कंसिस्टेंट है। लास्ट हमने 2 क्वार्टर के नंबर देखे, सवा सौ करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी कंपनी का आता रहा है। तो फंडामेंटली मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज है। उनकी थिंग है कि ये जो आईटी सेक्टर का जो आउटलुक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे है वो जो गाइडलाइंस दी गई हैं उससे खराब रहने की उम्मीद है। तो जिसके कारण से सेक्टर में थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर फिर भी सोनाटा सॉफ्टवेयर एक अच्छी कंपनी है। मेरा सलाह रहेगी कि अभी स्टॉक में बने रहें, क्योंकि 730 में आपने खरीदा और 706 के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक बार नतीजों का इंतजार करें। सीधे तौर पे कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, नतीजे अभी आने वाले भी होंगे, तो आप उस पर नतीजों के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करके चल सकते हैं। कुछ स्टॉक्स है जिसमें हमारे जानकारों ने कहा कि अब इससे चाहे तो स्विच कर सकते हैं। स्विच करें तो क्या खरीदें? बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। आशीष सर, शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा। आपकी तरफ से निवेश के लिए कौन सा वीआईपी स्टॉक्स आपको पसंद आ रहा है? देखिए, जो पहला स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। आज स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई को छुआ भी है, तो 130 रुपए के आसपास इस स्टॉक को बाय करने की सलाह है। पर उससे पहले थोड़ा बिजनेस मॉडल समझने की जरूरत है। ये कंपनी है जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करती है विंड टर्बाइन्स का। तो जितने भी विंड फार्म्स जिनकी पेरेंट कंपनी आइनॉक्स विंड लगा रही है या जो दूसरी कंपनियां हैं, उनका लॉन्ग टर्म का मेंटेनेंस ये करती है। तो एन्युटी बेस्ड बिजनेस मॉडल है, तो जहां पर आपको कहीं डाउनवर्ड रिस्क नजर नहीं आती। दूसरी बात ये, इन्होंने अभी अपना एक 290 करोड़ रुपए में एक अपना 50 मेगावाट का जो इनके पास में प्रोजेक्ट था विंड पावर का, वो सेल किया है। तो उसके बाद से कंपनी डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो ग्रीन एनर्जी ऑलरेडी काफी डिमांड में है, आइनॉक्स ग्रुप के सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अब आइनॉक्स ग्रीन का भी टर्न आया है। अभी भी 3900 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा लॉस से प्रॉफिट में भी आ गए। तो इस स्टॉक पे बिल्कुल खरीदने की सलाह है। 175 रुपए का एक कंजर्वेटिव टारगेट मैंने दिया है, इससे ऊपर भी जा सकता है।
दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो फार्मा क्षेत्र में मैनकाइंड फार्मा, इस स्टॉक पे भी बाय की सलाह है। इस स्टॉक ने भी आज अपना 52 वीक हाई छुआ है, पर मुझे लगता है 20 से 25% की अपसाइड मिनिमम अगले 6 महीनों में बाकी है। रीजन ये है कि यदि इसका पहले परफॉर्मेंस देखें तो ये जितना प्रॉफिट उनके पूरे पिछले साल में था उतना 3 क्वार्टर में ही आ गया है। तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट मेरा मानना है कम से कम 500 करोड़ रुपए ज्यादा रहेगा पिछले पूरे साल के कंपैरिजन में। इसके अलावा टॉप 3 फार्मा कंपनीज है जो 97% सेल अपनी डोमेस्टिक मार्केट से डिराइव करती है। 20 में से 19 ब्रांड टॉप 3 ब्रांड्स में से आते हैं। तो ये काफी सारे पॉजिटिव हैं। और एक जो बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ अभी जाक्रेस कैपिटल ने और पीई फंड ने स्टेक बेचा, तो उसके बाद जो नए इन्वेस्टर आए वो इस स्टॉक को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। 2600-2700 रुपए के लक्ष्य भी यहाँ पे अगले 6 महीनों में आएंगे। ये भी काफी सेफ बाय है इस लेवल पर। तो मैनकाइंड फार्मा खरीदारी करने की सलाह 6 महीने के नजरिए के लिहाज से आप खरीद के चल सकते हैं। 2600 तक का लक्ष्य होगा। और आइनॉक्स ग्रीन एक और शेयर आशीष जी को पसंद आता है, 175 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए अगले 6 महीने के लिए। आदित्य, आपकी तरफ से कोई निवेश की रणनीति है या कुछ हफ्तों के लिए ट्रेडिंग की रणनीति बता रहे हैं? देखिए, मैं जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म दोनों ट्रेंड के हिसाब से ठीक है। शॉर्ट टर्म में ज्यादा मैं मानता हूँ कि इसमें ज्यादा फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस हिसाब से वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है और फाइनेंशियल्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो जो मेरी स्टॉक पिक है वो है श्रीराम फाइनेंशियल। तो उसमें बाय की सलाह रहेगी 2090 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 2000 का और टारगेट रहेगा 2200 से लेके 2300। मुझे लगता है कि ये जो बाजार में अभी थोड़ा बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड, न्यूट्रल ट्रेंड चल रहा है, उसमें कुछ एनबीएफसी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उसमें से एक श्रीराम फाइनेंस है, अच्छा खासा वॉल्यूम अक्यूमुलेशन इधर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो श्रीराम फाइनेंस एक शेयर होगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। 2200 रुपये तक का लक्ष्य होगा। 2300 रुपये का, 2200 से लेकर 2300 तक का लक्ष्य होगा। 2000 रुपये का आपको लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगाना। फटाफट एक दो सवाल और ले लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प पे धर्मेंद्र प्रसाद जी का सवाल है, रांची से 71 शेयर के पास है 4155 रुपये के भाव पे। आशीष जी, जल्दी से एक तो हीरो मोटोकॉर्प पर राय दे दीजिए। दूसरा, जिस तरीके से बायबैक को लेकर खबर आई है कि बायबैक पर विचार करेगा बजाज ऑटो, वहाँ भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है। दोनों शेयरों पर आप राय दे दीजिए। कि मेरी सलाह रहेगी हीरो मोटो को बेचकर आप बजाज ऑटो में शिफ्ट हो जाए। क्लियर ओपिनियन है, क्योंकि जो सेल्स के आंकड़े आए हैं दिसंबर मंथ के, वो बिल्कुल फ्लैट सेल रहा है। जरूर स्कूटर्स की सेल हीरो मोटोकॉर्प की बढ़ी है, बट उनका ब्रेड एंड बटर बाइक है, वहां पे काफी स्लो डाउन देखने को मिला है और ग्रोथ नहीं। तो इसके कारण से हमने मुनाफा वसूली देख रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प में। और मुझे लगता है क्योंकि एक बजाज ऑटो में ये बड़ी इवेंट है बायबैक की 8 जनवरी को, जो उनका बोर्ड मीटिंग है, तो उसके बाद इस स्टॉक में ज्यादा पोटेंशियल मुझे लगता है कंपेयर टू हीरो मोटोकॉर्प। तो मेरी सलाह रहेगी हीरो मोटोकॉर्प बेच के बजाज ऑटो में अभी भी शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे यहाँ से और तेजी बाकी है बजाज ऑटो। धर्मेंद्र जी, इसमें से हीरो मोटोकॉर्प से निकल के आप जो है बजाज ऑटो में स्विच कर जाइए। आशीष जी को लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है और आपके नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। आशीष जी, आपका शुक्रिया और आदित्य आपका भी शुक्रिया, आप दोनों ने समय दिया और कल की तैयारी में तमाम स्टॉक्स पर चर्चा की, हमारे दर्शकों के जो है मुश्किलों को आसान किया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन रुकिए जरा, चलते हैं।